हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 27 मई और हम 27 मई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया है किस देश को पछाड़ के? जापान को। किस देश को? जापान को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जो जापान को पीछे छोड़ा है और 2028 तक जर्मनी को भी पछाड़ कर तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यन ने कहा है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े देश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सागर तटों के आसपास देखा जाने वाला कौन सा दुर्लभ पक्षी जो 134 वर्षों बाद मई 2025 में कश्मीर के अंदर देखा गया है? हाल ही में सागर तटों के आसपास देखा जाने वाला कौन सा दुर्लभ पक्षी जो 134 वर्षों के बाद मई 2025 के अंदर कश्मीर में देखा गया है? तो यह है सेंडरलिंग। कौन सा पक्षी है? सेंडरलिंग। सागर तटों के आसपास देखा जाने वाला दुर्लभ पक्षी सेंडरलिंग 134 वर्षों बाद मई 2025 में कश्मीर की खोकरसर आर्द्रभूमि में देखा गया है। ये पक्षी पहले 134 सालों में कभी कश्मीर के अंदर नहीं देखा गया था। सेंडरलिंग की लंबाई आमतौर पर 18 से 20 सेंटीमीटर होती है और ये वजन 40 ग्राम से 100 ग्राम के बीच होता है। वे खुले तटों पर लहरों का पीछा करते हुए आगे पीछे दौड़ने व रेत में सक्रिय रूप से भोजन की तलाश करने के अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी अपनी हल्की भूरी पीठ, सफ़ेद पेट और काली चोंच से पहचाना जा सकता है। सेंडरलिंग का वैज्ञानिक नाम कैलिड्रिस अल्बा है। वैज्ञानिक नाम क्या है? कैलिड्रिस अल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है? तो ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 26 मई 2025 को भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS का औपचारिक शुभारंभ किया और इस प्रणाली को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? IITM पुणे के द्वारा। और इसे हाई स्पीड कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आर्का की शक्ति से संचालित किया जाएगा। किस कंप्यूटर से संचालित किया जाएगा? हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर आर्का से। BFS का उद्देश्य विश्व की सबसे बड़ी सटीक और स्थानीय स्तर पर केंद्रित मौसम भविष्यवाणी प्रदान करना है। ग्रिड रेजोल्यूशन है जो इसका अब रहेगा 6 किमी मल्टीप्लाई 6 किमी, जो पहले कितना था? 12 किमी। और अधिक सूक्ष्म स्थानीय स्तर की भविष्यवाणी संभव है इसे और सुपर कंप्यूटर आर्क के द्वारा संचालित किया जाएगा। गति रहेगी इसकी 11.77 पेटाफ्लॉप्स। भंडारण क्षमता है इसकी 33 पेटाबाइट्स। डेटा प्रोसेसिंग समय अब केवल 4 घंटे, पहले जो प्रणाली थी वो प्रति उसमें 10 घंटे लगते थे। नॉन कास्टिंग क्षमता अगले 2 घंटों की तात्कालिक मौसम भविष्यवाणी प्रदान करता है। कितने की? 2 घंटे की तात्कालिक मौसम भविष्यवाणी। और 40 डॉपलर वेदर रडार से डेटा एकत्रित करता है और जल्द ही 100 तक विस्तारित होंगे। प्रभाव क्षेत्र और कवरेज की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रभावी होगा और 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। और भारत का पूरा मुख्य पृष्ठ क्षेत्र कवर जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस अभिनेत्री को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तमन्ना भाटिया को। किसको किया गया है?
तमन्ना भाटिया को। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, तो 1 सदी पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये रणनीतिक कदम KSDL की राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान बढ़ाने और युवा उपभोक्ताओं के बीच ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया और इसकी घोषणा 22 मई 2025 को कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री MB पाटिल द्वारा की गई है, उन्होंने तमन्ना भाटिया की पैन इंडिया लोकप्रियता और मजबूत डिजिटल उपस्थिति को इस चयन का मुख्य कारण बताया है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो युवा वर्ग और नए भौगोलिक क्षेत्रों में ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करना है। तमन्ना को लोकप्रिय और डिजिटल प्रभाव का उपयोग करके ब्रांड को अधिक व्यापक पहचान दिलाना है। पैकेजिंग और विपणन के आधुनिकीकरण के लिए चल रहे प्रयासों को समर्थन देना है और स्थानीय रोजगार और कर्नाटक की औद्योगिक विरासत को भी बढ़ावा देना है। बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, तो KSDL एक 109 वर्ष पुरानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो अपने प्रमुख उत्पाद मैसूर सैंडल साबुन के लिए जाना जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी का कारोबार 1785.99 करोड़ रहा है, जिसमें लगभग 80% राजस्व कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र से आया है। दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना, पूजा हेगड़े और कियारा आडवाणी जैसे अन्य हस्तियों पर भी विचार किया गया, लेकिन तमन्ना को उनकी उपलब्धता, लागत और वर्तमान ब्रांड प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर चुना गया है। तमन्ना की नियुक्ति 6.2 करोड़ की 2 साल की डील के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर के अंदर किया जाएगा? भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद के अंदर। कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। बात करें इसके लक्ष्य की, तो वाणिज्य सम्मान, सामान्य व्यावसायिक विमानन और उन्नत वायु गतिशीलता सहित विभिन्न उपक्षेत्रों के हितधारकों को एकत्रित करना है। निर्माताओं, एयरलाइन निदेशकों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है और उड़ान में तकनीकी प्रगति और नवाचारों का प्रदर्शन करना, निवेश और के अवसरों को बढ़ावा देना और ज्ञान साझा करने की सुविधा देना है। बढ़ती श्रमिक मांग को पूरा करने के लिए कौशल विकास पहलों का भी समर्थन करना है। विंग्स इंडिया द्विवार्षिक जो हर 2 साल में एक बार होती है आयोजित होने वाला प्रमुख नागरिक उड़ान प्रदर्शनी और सम्मेलन है और इसका आयोजन नागरिक उड़ान मंत्रालय, भारतीय विमानन प्राधिकरण और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। हैदराबाद के बेगपेट हवाई अड्डे को इसके आयोजन स्थल के रूप में चुना गया, जो अपनी रणनीतिक स्थिति और उड़ान विरासत के लिए जाना जाता है। यह आयोजन आमतौर पर प्रदर्शनी, संगोष्ठी, B2B बैठकों और नेटवर्किंग सत्रों को शामिल करना है, जिसमें वैश्विक भागीदारी देखी जाती है। भारत का नागरिक उड़ान क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है और जिसे यात्री यातायात में वृद्धि, उड़ान जैसी सरकारी योजना और उन्नत वायु गतिशीलता की ओर बढ़ते हुए कदम संचालित करते हैं। बात करें इसकी मुख्य विशेषताओं की, तो 28 से 31 जनवरी 2026 तक ये होगा। कब? 28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगपेट एयरपोर्ट पर आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागियों में एयरलाइंस, विमान निर्माता, निदेशक, विक्रेता, कार्गो ऑपरेटर, अंतरिक्ष उद्योग प्रतिनिधि, बैंकिंग संस्थान और कौशल विकास एजेंसियां शामिल होगी इसके अंदर। और वाणिज्य विमानन, सामान्य विमानन, बिजनेस जेट्स, एडवांस एंड मोबिलिटी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने क्षेत्रीय विमान पर पहल प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। और 23 मई 2025 को दिल्ली में होने वाले कॉर्टेन रेजर कार्यक्रम में केंद्रीय उड़ान, नागरिक उड़ान मंत्री और राज्य विदेश मंत्री विदेश मिशनों और उद्योग हितधारकों को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश कौन बना है? हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश कौन बना है? तो ये बना है अल्जीरिया। कौन बना है? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश अल्जीरिया है। अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को बैंक की सदस्यता के लिए प्रवेश पत्र जमा किया था। वर्तमान में NDP सदस्य है, जिसके अंदर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में ब्रिक्स बैंक के रूप में ब्रिक्स सदस्यों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के रूप में के द्वारा की गई थी। बैंक की स्थापना विश्व बैंक के मॉडल पर एक पक्षीय विकास बैंक के रूप में की गई है।
बात करें इसके कार्य की, तो इसका कार्य क्या है, तो ब्रिक्स और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे और सतत विकास करना, परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना। ये संप्रभु और गैर संप्रभु दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करता है। संप्रभु ऋण का अर्थ है किसी देश की सरकार को दिया गया ऋण, और गैर संप्रभु ऋण का अर्थ है निजी क्षेत्रों को, जैसे गैर सरकारी संस्थाओं को दिया जाने वाला ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 100 ATP सिंगल खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने? हाल ही में 100 ATP सिंगल खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने नोवाक जोकोविच। कौन बने? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच 100 ATP सिंगल खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी। सर्बियाई टेनिस सुपर नोवाक जोकोविच ने 100 ATP टूर खिताब तक पहुंचने वाले तीसरे खिलाड़ी व्यक्ति बनकर एक और इतिहास रच दिया है। जोकोविच ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा ओपन के फाइनल में ह्यूबर्ट हॉरकाज को 5-7, 7-6 और 7-6 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। जोकोविच ओपन एरा में जिमी कॉर्नस 109 और रोजर फेडरर 103 के साथ शामिल हो गए थे, और वे अपने ओपन एरा में 20 अलग अलग सीजन में खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली के अंदर की है। बीसीसीआई ने भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनाया है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता और साहस के लिए 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा जिला वो मुगल मिठाइयों के शहर के रूप में जाना जाता है। और हाल ही में सऊदी अरब देश ने वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।